अच्छा, पिछली दोनों क्लासेस में हमने स्टैटिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया था और उसके स्टेप्स देखे थे और वैलिडेशन देखी थी कि किस तरीके से करते हैं हम। तो आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे मॉडल एनालिसिस। स्टैटिक स्ट्रक्चरल की तरह बिल्कुल यही है, इसका ज्योमेट्री, मटेरियल असाइनमेंट, मैशिंग, बाउंड्री स्टेप्स। बट वहाँ जो था रिजल्ट्स में हम डिफॉर्मेशन, टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेन चेक करते थे, लेकिन यहाँ जो है हम रिजल्ट्स में मोड शेप देखेंगे। चलते हैं मॉडल एनालिसिस की तरफ। अच्छा, मॉडल एनालिसिस क्या होता है और यूज क्यों होता है वो? मॉडल एनालिसिस जो है वो वाइब्रेशनल एनालिसिस है। जैसे लेट सपोज एक कोई भी मटेरियल है, जैसे बीम है, तो बीम में मास भी है और उसकी कोई अपनी स्टिफनेस भी होगी। तो हम मास और स्टिफनेस को यूज करते हुए हम उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है। अब फर्ज करें मैं उस पर एक एक्साइटेशन देता हूँ। लेट सपोज फोर्स अप्लाई करता हूँ। ये जैसे बीम है, ठीक है, यहाँ से फिक्स है। अब लेट सपोज इसका एक मास है, सही है। इसका एक मास है, एक स्टिफनेस है के। ठीक है। और इस पे मैं अप्लाई करता हूँ फोर्स। अगर जो अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी इसमें जो डिफॉर्मेशन आ रही है, यानी ये जो होगा ये अप एंड डाउन मूव करेगा। तो अप एंड डाउन मूव करते हुए अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बीम की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो ये रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। अब रेजोनेंस की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगी। तो हमें ये जो फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको अवॉइड करना होता है। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए डायनेमिक लोडिंग के। ये डायनेमिक भी होता है, ये स्टैटिक भी हो सकता है। हम स्टैटिक केस कर रहे हैं, डायनेमिक भी हो सकता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस पे जो फोर्सेस हैं वो अप्लाई किस तरीके से हो रही हैं, तो हम इसकी एक जनरल नोटेशन दे सकते हैं। मैं किस तरीके से जो अपना एनालिसिस है उसको और जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको आपस में लिंक करूं, तो उसको हम लिंक करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशंस जो आपने पढ़ी हुई होंगी, सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, अभी ये करते हैं। एम जो है मास, एक्सेलरेशन जो है, आपने देखा होगा कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम वेलोसिटी को एक्स डॉट और एक्सेलरेशन को एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ एक्स डबल डॉट। और जो फोर्स है, अब लेट सपोज मैं स्प्रिंग की अभी बात करूँ तो अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ एफ, तो ये किसके बराबर होगी? वो होगी के एक्स। तो मैं यहाँ एफ की जगह के एक्स भी लिख सकता हूँ। और ये माइनस साइन क्यों रखा है? कि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा होता हूँ, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है यानी के एक्स, वो इन द अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो इस वजह से के एक्स। तो ये एक्स एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये एक हमारी जनरल नोटेशन है, इसमें डैम्पिंग नहीं है। ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ किसी दूसरी इक्वेशन में, तो ये मुझे पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन होती है। तो इसके लिए हम उसको डील कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, तो मैं यहाँ अभी साइनसॉइडल से करवाऊंगा। तो इसमें एक्स क्या होगा? वो ये होता है ए, कोई भी एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, टी है टाइम, और फाइव जो है फेज एंगल। अब फेज एंगल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब फर्ज करें ये एक वेव चल रही है, तो ये जो आपस में इसका डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फेज एंगल। यानी ये कितना लीड कर रहा है, दूसरी वाली जो है, जो रेड वाली है वो लीड कर रही है और ये लैग कर रहा है। तो अगर इसको मैं एक्स डबल डॉट मालूम करना चाहूँ तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करूंगा। सिंगल डिफ्रेंशिएट ए, साइन का होता है कॉस
ओमेगा टी, अच्छा यहाँ ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो ओमेगा यहाँ आ जाएगा, ए ओमेगा प्लस फाइव। और इसी तरीके से एक्स डबल डॉट, इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें। अब यहाँ से पूरी जो इक्वेशन है वो मल्टीप्लाई, साइन जो है वो सेम है, तो ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये जो है के, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा। अगर हम लीनियर बात करें 1D, तो ये कोई सी भी वैल्यू हो जाएगी स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये जो है एम, ये मास मैट्रिक्स होगा। ये जो ओमेगा ओमेगा जो है यानी डब्ल्यू, उसको बोलते हैं, ये होगा हमारा आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। और इस ये होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज या एंगुलर फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, जो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो स्ट्रक्चर की होगी, लेकिन इन एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमें हर डायरेक्शन में होगी वो, ठीक है। अब आइगन वेक्टर क्या होता है, ये एक तरीके का मोड शेप होता है, यानी डिफॉर्मेशन जो डिफाइन करता है सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पे। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक 3 बाय 3 जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो 3 बाय 3 पे मेरे पास आइगन वेक्टर लेट सपोज आ गया, ठीक है। एक इस तरीके का आ गया, एक और मेरे पास मोड शेप यानी एक और डिफॉर्मेशन जो हो वो मेरे पास आ गई, यानी इसी के डबल। बज़ाहिर तो ये दोनों आपस में डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन ये होंगे दोनों इक्वल। यानी लेट सपोज इसमें एक स्ट्रक्चरल स्टिफनेस हो, यानी के जो ऊपर भी है, और एक हो सकती है स्ट्रेस स्टिफनेस, यानी ये तो स्टिफनेस मैट्रिक्स है, यानी इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर स्टिफनेस, और इसको हम बोलेंगे स्ट्रेस स्टिफनेस। अगर किसी बॉडी में पहले से ही कोई स्ट्रेसेस हैं, यानी थर्मल हो, यानी कोई स्टैटिक हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम प्री स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मालूम करें, ये है के ओवर एम। एविडेंट है यहाँ, अगर फर्ज करें मास ज़्यादा हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाएगी, और हमारी स्टिफनेस कम हो तो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगी हमारी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यानी इसके यूनिट्स होंगे हर्ट्स। इसको कन्वर्ट करना चाहें साइकिल पर सेकंड में, तो उसका जो रिलेशन है वो है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, लेट सपोज फॉर बीम, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी डिफॉर्मेशन यानी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, और उसकी उतनी ही कम स्टिफनेस होगी। लाइन ये ड्रॉ किया था मैंने, ये अगर इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। हमने ये कैंटिलीवर बीम में देखा था कि उसकी लेंथ ज़्यादा थी तो डिफॉर्मेशन आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा थी। हम्म। अगर वही चीज़ हम लेंथ कम कर दें तो डिफॉर्मेशन कम होगी। जो जिस बॉडी पे हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें कितने मॉड शेप होने चाहिए, तो उसके दो तरीके। वो ये होता है कि अगर आप एनालिसिस कर लें, और एनालिसिस करने के बाद जितने भी आपने मोड शेप निकाले हैं, 10 15 20, हर एक को आप खुद देखें और उसमें से हायर वैल्यू सिलेक्ट कर लें।
सिग्निफिकेंट मोड शेप मालूम करने के लिए एक रिलेशन डिफाइन किया है। अच्छा, ये इम्पेरिकल रिलेशन है, यानी एक्सपेरिमेंट को देख देख के हासिल किया गया रिलेशन। इफेक्टिव मास अपॉन टोटल मास। इफेक्टिव मास का क्या मतलब, जिस बॉडी पे आप काम कर रहे हैं वो डिवाइडेड बाय पूरी बॉडी का मास। इसमें कंडीशन है, अगर ये जो रिलेशन है यानी इफेक्टिव मास अपॉन टोटल मास, अगर ये क्लोज हो जाए 1 के, इफ इट इज क्लोज टू 1, देन सिग्निफिकेंट मोड शेप जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। हमने कर लिया, तो हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। अच्छा, ये मैंने एक प्रोपेलर लिया हुआ है, इसको आप सेव कर लें सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ स्टेप फाइल, या आईजीएस फाइल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आपने स्टेप फाइल कर लिया, वर्क बेंच में आ गए। वर्क बेंच में आने के बाद अब हम जाएंगे मॉडल पे। ये रहा मॉडल। मॉडल ऐसे इस पर डबल क्लिक कर दिया। हम सबसे पहले ज्योमेट्री इंपोर्ट करा लेते हैं, और आप जाके इस पे स्टेप फाइल, अब इंजीनियरिंग डेटा कर देते हैं। यहाँ इंजीनियरिंग डेटा सोर्सेज में आप चलिए, जाने के बाद इसको मैं ज़रा नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ इतने सारे ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ये देखें, जनरल मटेरियल जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, एडिटिव यानी कोई भी दो का, लेट सपोज आप एलओआई कंसीडर कर सकते हैं इसको, कंपोजिट्स, हाइपर इलास्टिक, सारे थर्मल, सारे मटेरियल्स हैं। तो इसमें से हम जाएंगे आज जनरल मटेरियल पे, डबल क्लिक कर दिया। क्योंकि हम ये जो मटेरियल है हमारा, यानी जो प्रोपेलर है, वो ज़्यादातर प्लास्टिक का होता है, आपने देखा होगा। तो हम इस पे अप्लाई करेंगे पॉलीइथीन। तो इस पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ हम चले गए, और ये रहा पॉलीइथीन। इस पे भी डबल क्लिक कर सकते हैं, और इस पे कर सकते हैं ये प्लस का निशान पे, प्लस पे कर दिया। तो हमारे पास वापस क्लिक कर दें इंजीनियरिंग डेटा पे, पॉलीइथीन हमारे पास आ चुका। ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट हो चुका और ये दिख भी रहा। सबसे पहले आप मटेरियल चेंज करते हैं जो हमने अप्लाई किया था, तो इस पे जाके क्लिक किया, और नीचे ये मटेरियल असाइनमेंट, और इस पे जाकर हमें सिलेक्ट करना है पॉलीथीन। ये करने के बाद हम आ जाते हैं मैशिंग पे। अब मैशिंग पे इसका जो डिफ़ॉल्ट मैश है वो जनरेट करके देखते हैं। यहाँ जो है मैश फेल हो रही है, यानी इसमें एलिमेंट साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत से छोटे साइज चाहिए, तो वो कर रहा है। तो इस पे हम चले जाते हैं साइजिंग पे, यहाँ से राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑल एंड अप्लाई, और हम इस पे अप्लाई कर देते हैं 0.01, और इसको जनरेट करके देखते हैं। तो हमारी जो मैश है वो पास हो रही है, और फॉर नाउ ये भी ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है प्री स्ट्रेस, जो मैंने वो प्री स्ट्रेस स्टेट बताई थी वो ये है। उसका मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिया आपको। अच्छा, इसमें आ जाए मॉडल में, और यहाँ देखें मैक्सिमम मोड शेप्स। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि लेट सपोज मुझे चाहिए 10। अब ये कौन कौन सी चीज़ें इस पर फिक्स होगी, तो हम फिक्स कंडीशन अप्लाई करते हैं। ये फिक्स्ड 4 5 6 7 8, अप्लाई 8 एजेस पे अप्लाई हो गया। मुझे चाहिए इस पे डिफॉर्मेशन, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो मॉडल है वो सॉल्व हो चुका है। टोटल डिफॉर्मेशन देखते हैं इसको, नो वाई फ्रेम, स्मूथ कॉन्टोर्स। मैक्सिमम कंडीशंस के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, ये मैक्सिमम ये रहा, और मिनिमम ये बिल्कुल सेंटर पे जहाँ हमने फिक्स कर दिया गया था। और इसको ज़रा एनिमेट करके देखते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। देखें ये रहा, ये आ रहा। अब यहाँ देखें, ये 10 के 10 आए। तो आप ये कर सकते हैं, नीचे से पूरे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और क्रिएट मोड शेप, ये इवेलुएट हो गया। अब वन बाय वन आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 82 आ रहा है, यानी लास्ट वाला बिल्कुल देखते हैं क्या है। ये रहा, और ये देखें कैसी फ्रीक्वेंसी आ रही है। जो नंबर 10 है उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी
82 पॉइंट समथिंग आई थी, क्या है, ये रहा 82.021 हर्ट्स। इसको हमें कोशिश करना है कि इसको अवॉइड करें। और इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि जो हमारी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसीज हैं उसको कभी भी इक्वल ना होने दें डायनेमिक लोडिंग के या स्टैटिक लोडिंग के। अब वो डायनेमिक लोडिंग किस तरीके से हो सकती है, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको आप इंटरलिंक करेंगे, जो हमारा आउटपुट था यानी एक्स, इससे इंटरलिंक करेंगे और आपस में एक रिलेशन निकालेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो इसकी डायनेमिक यानी फोर्स अप्लाई होने के बाद जो हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है वो आपस में इंटरलिंक करेंगे। और कोशिश करेंगे जो हमारी जो फोर्स है उससे जो आउटपुट हमारा निकल रहा है वो इक्वल ना होने पाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। तो आपको शायद ये चीज़ समझ में आ गई हो। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।